आर्य कहाँ से आए, कहाँ रहते थे, आज तक अभी फैसला नहीं हुआ है। और फिर भी कल्पना ये की गई, कुछ लोग कह रहे हैं वो कैस्पियन सागर के पास रहते थे, कुछ लोग कह रहे हैं काकेशस में रहते थे, और कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे सेंट्रल एशिया में थे। तो कल्पना ये की गई वो वहां रहते थे, मान लो कि कहीं रहते थे, और वहां से वो आए और उन्होंने भारत पे हमला किया, और यहाँ जो लोग रहते थे उनको द्रविड़ बोला उसने, और उनको खदेड़ दिया नीचे। और ये जो पंजाब का इलाका था, इस पे उन्होंने कब्जा कर लिया। वही पंजाब में ही वो सप्त सिंधु का ही इलाका है। 5 पंजाब की नदियां, एक सरस्वती और काबुल की एक काबुल नदी, ये साथ मिलकर सप्त, ये इलाका सप्त सिंधु का इलाका कहलाता था। तो उन आर्यों ने यही वेदों की रचना की। अब ये इसी को बोलते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी। पर इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है इस थ्योरी की कि आज तक इसका कोई पुरातात्विक या साहित्यिक प्रमाण नहीं मिला। अब तो ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए हैं औरंगजेब को कहने वाले कि नहीं, औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा। यदि आज औरंगजेब होता तो वो कहता हाँ मैंने तोड़े हैं। वो जब तक वो जिंदा था तो उसको गर्व था इस बात का। ये जो खिलाफत मूवमेंट था, ये इसका भारत से कोई संबंध नहीं था। ये एक पैन इस्लामिज्म काज था, और उसमें हिंदू लोग सहायता गांधी जी के नेतृत्व देने को तैयार हो गए, तो मुसलमान लोग भी बड़े खुश हुए, बढ़िया है, सारा हर लगड़ी ने फिट कर रही है, करोड़ों लोग हमारे समर्थन में आ गए। तो उस वक्त ये हिंदू और मुसलमान के विद्वानों में ये बात उठी कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये हिंदू मुसलमान के झगड़े क्यों होते, एक प्रश्न उठा। तो वो इस निष्कर्ष से पहुंचे कि हिंदू मुसलमानों के झगड़े इसलिए होते हैं कि जो मध्य युग में या जो मुस्लिम शासन में ये लोगों ने हिंदुओं पे अत्याचार करे हैं, अत्याचार का सीधे मंदिरों को तोड़ना, हत्या करना हिंदुओं की, इनको गुलाम बना के काबुल, गजनी, कंधार, बलक, बुखारा, सीरिया, समरकंद तक बेचना, और औरतों को अपने हर्म में डालना, इससे भारतीयों का दिल फट गया है। तो उन्होंने कहा तो ठीक है यार, ऐसा करें कि इतिहास से ये सब गायब कर दें, तो ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। आज का जो विषय है बड़ा ही प्रासंगिक है आज के समय में, क्योंकि ये उच्च समय है जब हम ये जाने कि हमारे इतिहास के साथ क्या क्या छेड़छाड़ हुई है या हमारा माजी क्या है। तो आज का हमारा विषय है इतिहास लेखन का इतिहास। जो आप और हम इतिहास पढ़ते हैं या देखते हैं, वो लिखा कब गया, कैसे लिखा जाता है, कैसे संग्रहित होता है, उसकी विश्वसनीयता, प्रामाणिकता किन बातों से सिद्ध होती है, और आज के इस युग में ये क्यों प्रासंगिक है कि हम अपना माजी, हम अपना पूर्वजों को या जो भी हमारी प्राचीन परंपराएं थी जो चली आ रही थी, जिनके बारे में कुछ लोगों ने उसको कलुषित करके या जब बोले कि उसमें कुछ अपना जोड़कर हमें बताया गया या दिखाया गया, तो इस पीढ़ी को और अब आने वाली जितनी पीढ़ियों को हम इस माध्यम से ये बता सकें, इसके लिए हमारे बीच में श्री कृष्ण श्रीवास्तव भाई साहब किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। इतिहास लेखन और इसके ऊपर उनका गहन शोध रहा है। तो मैं बिना विलंब किए हुए आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए मंच पर और अपनी वाणी से, अपने सार गर्भित अनुभव से, या जो आपने संचय किया है इस इतिहास की लेखनी से, वो हम सभी लोगों का उसको हमें भी पान कराएं, और अपनी अमृत वर्षा से हमें भी अभिभूत कराएं कि हमारा इतिहास कितना गौरवान्वित रहा है और हम इसको कैसे सहेज के रख सकते हैं। आदरणीय भाई साहब, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपनी वाणी को। सभी को नमस्कार। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की बात है कि इस प्रतिष्ठित कॉन्क्लेव में मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। मैं सभी आयोजकों का आभारी हूं और सबको धन्यवाद देता हूं। मेरा आज का विषय है भारत में इतिहास लेखन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इन इंडिया। तो भारत का जो इतिहास लेखन है वो अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम या हमारे पूर्वज कोई इतिहास नहीं लिखते थे। वो भी लिखते थे, पर उनको वो बोलते थे इतिहास पुराण।
पर इस इतिहास पुराण के साथ दिक्कत ये है कि आधुनिक इतिहास लिखने का जो ढंग है, ये उससे मेल नहीं खाता, क्योंकि उसमें कुछ समस्याएं हैं। हमारे जो इतिहास पुराण में पहली समस्या ये है कि इसमें कितना इतिहास है, कितना पुराण है, ये कहना बड़ा कठिन है। और दूसरी समस्या है क्रोनोलॉजी की, कौन पहले हुआ, कौन बाद में हुआ और ठीक कब हुआ। जैसे कुछ विद्वानों ने, पारजीटर और तुम्हारे अन्य विद्वानों ने हमारे पुराणों का गहन अध्ययन करके एक वंशावली बनाई, वो बिल्कुल अक्षुण है, उसका नाम इक्ष्वाकु वंश की वंशावली। अब इक्ष्वाकु वंश की वंशावली में 30वीं पीढ़ी में राजा हरिश्चंद्र हुए थे, पर कोई ये बता सकता है मुझे कि ईसा से कितने हजार साल पहले हुए? नहीं मालूम। यही समस्या है। उसकी 60वीं पीढ़ी में राजा दिलीप हुए थे। अब हम सब दिलीप बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके बारे में हम सब जानते हैं, पर हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ईसा से 1000, 2000, 5000, 10,000 कितने साल पहले हुए थे। 64वीं पीढ़ी में राजा दशरथ हुए, 65वीं पीढ़ी में राजा राम हुए, पर हम एग्जैक्ट समझे। पर आधुनिक इतिहास लिखने का ढंग है, उसमें ये क्रोनोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण है। शायद हमारे पूर्वजों ने ऐसा सोचा कि राजा तो होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, केवल वे लोग जिनको आने वाली पीढ़ी को देने के लिए कुछ है, उनको हम एक कहानी के रूप में याद रखें। इस प्रयास में वो बिल्कुल सफल रहे। हम कोई नहीं जानते कि राजा हरिश्चंद्र कब पैदा हुए, कब उनका निधन हुआ, पर हम बच्चा बच्चा हिंदुओं का उनकी कहानी जानता है। पर अभी ईसा से 200 साल पहले पुष्यमित्र शुंग हुए थे, वो भी एक हिंदू राजा था, पर बहुत शायद इतिहास के विद्यार्थियों के अलावा कोई नहीं जानता पुष्यमित्र शुंग को, और वो एक ऐतिहासिक राजा है। पर हरिश्चंद्र के बारे में हम उनका टाइम नहीं बता सकते, पर जानते सब। तो उस दृष्टि से हमारे पूर्वज सफल रहे उनको बचाने में। पर जो आधुनिक ढंग का इतिहास लिखने का काल अंग्रेजों से शुरू हुआ। कहानी बहुत रोचक है। वारेन हेस्टिंग्स का जमाना था। उस जमाने में कलकत्ते में एक जज साहब हुआ करते थे, विलियम जोन्स उनका नाम था। विलियम जोन्स एक अद्भुत भाषा शास्त्री था। वो करीब 35 या 36 साल में भारत में आए थे, और जब भारत आया था तब वो इतनी भाषाएं जानता था, ग्रीक, लैटिन, हिब्रू, अरबी, फारसी, और उसकी अंग्रेजी और बेल्स तो थी। इतनी भाषाओं का जानकार था जब भारत आया था। तो उसको अपने निर्णय देने में उसको बार बार इसकी जरूरत पड़ती थी, खासतौर से दीवानी मुकदमे भी आते थे, तो उसको लॉ ऑफ सक्सेशन या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ती थी संपत्ति के डिस्पोजल के लिए। तो उसको मुसलमानों में तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुसलमानों के पास तो सरिया था, और सरिया की एक नहीं बहुत सी किताबें हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध वो हिदाया है, जिसको 12वीं शताब्दी में कोई सेंट्रल एशिया के समरकंद के किसी बुरहानुद्दीन ने लिखी है। वो आज भी चलती है सुन्नी वक्त में, और यहाँ हिंदुस्तान में मिलती है। हिदाया मीन्स इंस्ट्रक्शंस, और फतवा आलमगीरी है औरंगजेब के जमाने से संपादित। पर हिंदुओं के मामले में कोई ऐसी किताब नहीं थी। उसने पता लगाया कि भाई हिंदुओं का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहाँ मिलेगा, तो उसको बताया लोगों ने, साहब आप तो मिताक्षरा स्कूल देखो या दाय भाग, तो आओ उसको, वो संस्कृत में थे, तो बहुत भाषा शास्त्री था। उसने सोचा कि संस्कृत सीख लेता हूँ तो एक भाषा भी सीख लूंगा, और ये मेरे को निर्णय देने में भी सहूलियत होगी। अब उसने कुछ पंडितों को अप्रोच किया, तो हमारे पंडितों ने साफ बोल दिया, देखो भैया ये संस्कृत देवभाषा है, और ये गोमांस भक्षियों को हम नहीं सिखाते। पर वो भी अद्भुत ज्ञान पिपासु था, कोशिश करता रहा। आखिर में एक पंडित जी तैयार हुए, उनका नाम था पंडित रामलोचन शास्त्री। पर शास्त्री जी ने कुछ शर्तें रख दी। अब शर्तें क्या थी? पहली बात, जब तक तुम संस्कृत सीखो किसी भी किस्म का मांसाहार नहीं करोगे। दूसरा, रोज सुबह स्नान करके, ये मैं तुमको सफेद 5-6 धोतियां दे रहा हूं, इनको पहन के आओगे और मेरे घर में चटाई पे बैठ के पढ़ोगे। तो अपने लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, अपन जानते हैं अपने संस्कृत पाठशाला में ऐसी पढ़ाई होती। पर आप बताओ, एक अंग्रेज कोई सब कितना कठिन काम करता, मांसाहार छोड़ो और सुबह से नहा के धोती पहन के आओ, ये तो बड़ा कठिन था। पर वो अद्भुत ज्ञान पे पास था, उसने ये शर्त मान ली, और इस तरह से उसने संस्कृत सीखी। पर वो अब जब संस्कृत को पढ़ी, तो अब उसकी जिज्ञासा हिंदुओं की अन्य चीजें जानने की भी हो गई, कि अब हिंदुओं का दर्शन क्या है, हिंदुओं का विज्ञान क्या है,
हिंदुओं का साहित्य क्या है और हिंदुओं की एस्ट्रोनॉमी क्या है, ये सब उसको जानने की इच्छा हुई। पर अब पंडित रामलोचन के बस का ये सब नहीं था, तो उसने एक और पंडित जी को तैयार किया। उनका नाम था पंडित जगन्नाथ तर्क पंचानन। तो वो तर्क पंचानन जी ने फिर उसको कहा, पर इस दौरान उसने क्या देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो ग्रीक, लैटिन और यूरोपियन भाषा अच्छे से जानता था, तो उसने ये देखा कि संस्कृत भाषा और ग्रीक, लैटिन में अद्भुत समानता है। तो उसने सोचा, उसने जिसको बोलते ना अंग्रेजी में हाइपोथेसिस या परिकल्पना, एक परिकल्पना रखी। ये परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है कि ऐसा लगता है कि ग्रीक, लैटिन और उससे निकलने वाली यूरोपियन भाषाएं और संस्कृत और उससे निकलने वाली भाषाएं, इनका कोई एक स्रोत है और किसी एक भाषा से शायद ही निकली है। ये उसने परिकल्पना की और उस भाषा को नाम दिया प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। अब बड़ी सरल सी बात है, यदि एक भाषा थी ऐसी कोई जिससे ये ग्रीक, लैटिन, संस्कृत वगैरह सब निकली है, तो उसको बोलने वाले भी होंगे। तो बोलने वालों को उसने नाम दिया आर्य। अब तीसरा सवाल ये था कि एक भाषा थी, एक बोलने वाले थे, तो कहीं रहते भी होंगे। तो सीधा सा जवाब तो ये था कि हाँ, वो हिंदुस्तान में रहते थे। नहीं, पर वो यूरोपियन था। इतना बड़ा श्रेय कि दुनिया की सारी भाषाएं हिंदुस्तान की किसी भाषा से निकली, एक अंग्रेज के अहम को तो गवारा नहीं थी। इसलिए आप कल्पना करिए कि वो आर्य कहाँ रहते थे। तो अब कुछ वो आर्य कहाँ से आए, कहाँ रहते थे, आज तक अभी फैसला नहीं हुआ है। पर फिर भी कल्पना ये की गई, कुछ लोग कह रहे हैं वो कैस्पियन सागर के पास रहते थे, कुछ लोग कह रहे हैं काकेशस में रहते थे, और कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे सेंट्रल एशिया में थे। तो कल्पना ये की गई वो वहां रहते थे, मान लो कि कहीं रहते थे और वहां से वो आए और उन्होंने भारत पे हमला किया और यहाँ जो लोग रहते थे उनको द्रविड़ बोला उसने और उनको खदेड़ दिया नीचे। और ये जो पंजाब का इलाका था, इस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और पंजाब में ही वो सप्त सिंधु का ये इलाका है। 5 पंजाब की नदियां, एक सरस्वती और काबुल की काबुल नदी, ये साथ मिलकर ये इलाका सप्त सिंधु का इलाका कहलाता था। तो उन आर्यों ने यही वेदों की रचना की। अब ये इसी को बोलते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी। पर इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है इस थ्योरी की कि आज तक इसका कोई पुरातात्विक या साहित्यिक प्रमाण नहीं मिला। अच्छा, बाद में जब ये प्रमाण नहीं मिले तो कुछ विद्वान लोग ये कहने लगे कि ये आक्रमण नहीं हुआ था, ये माइग्रेशन हुआ था। तो अब उसको बोलते हैं आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। पर समस्या तो वही है, प्रमाण तो हो। स्वराज प्रकाश गुप्ता जी ने समरकंद से लेकर हिंदुस्तान तक का स्टडी की, क्या कभी कोई लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ है? कोई प्रमाण नहीं मिले। खैर, अब वो पर अंग्रेज वो चल गई। इसने एक काम और किया, इस आर्य आक्रमण के सिद्धांत ने भारत को राजनीतिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो आज अपना विषय नहीं है, इसलिए मैं इसको 2 शब्द बोल के छोड़ दूंगा। एक तो इसने भारत का नस्ली विभाजन कर दिया। हमारे यहाँ आर्य शब्द कभी नस्ल के रूप में इस्तेमाल नहीं होता था। आर्य मतलब श्रेष्ठ, भद्र पुरुष, नोबेल, ये होता था। और एक आर्य और एक द्रविड़, तो अब द्रविड़ का मतलब सिर्फ दक्षिण सिर्फ भाषा दिशा के रूप में इस्तेमाल होता था। अब एक वो नस्ल हो गई। तो ये नस्ली थ्योरी यहां से इंट्रोड्यूस भारत में हो गई, आर्य और द्रविड़। अच्छा, और ये अब इससे बहुत से भारत में अभी राजनीतिक दल हैं और बहुत से राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनका आधार यही थ्योरी है। पर अब वो सब विषय अपना आज का नहीं है। इसलिए एक काम और किया, इसने कालिदास के शकुंतला नाटक का संस्कृत ट्रांसलेशन किया, अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया। और वो जब ब्रिटेन पहुंचा तो वहां के साहित्य जगत में तहलका मच। क्योंकि उस जमाने के अंग्रेज तो सोचते थे कि भारतवर्ष में कोई अर्ध सभ्य लोग रहते हैं जिनको हमको सभ्य बनाना है। हम गोरे लोगों का ये काम है कि इन अर्ध सभ्य भारतीयों को पूरे सभ्य बनाए। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में व्हाइट मैन्स बर्डन। तो ये भाई सीमेंट का बर्डन है, जाओ भैया वो हिंदुस्तानियों को। हमने कभी नहीं कहा कि तुम हमको सभ्य बनाओ, पर ये उन्हें वो ली एक जिम्मेदारी, क्योंकि वो अपने को अर्ध सभ्य मानते थे। अब इससे बड़ी समस्या आई कि यदि ये अर्ध सभ्य है तो इतने ऊंचे दर्जे की साहित्यिक रचना ये कैसे कर सकते हैं? ये खलबली थी पूरे ब्रिटेन में। फिर कालिदास जर्मनी पहुंचे, तो जर्मन जब उसका ट्रांसलेशन हुआ तो जर्मनी में भी तहलका मच गया कि अरे
ये इतनी, कालिदास के बारे में दुनिया जानती है, इतनी ऊंची रचना है। तो अब ब्रिटेन, जर्मनी और सारे यूरोप में संस्कृत भाषा को सीखने का एक क्रेज हो गया और फिर एक से एक संस्कृत के विद्वान पैदा हुए। अच्छा, इसके बाद ये जो विलियम जोन्स था, इसने मिताक्षरा का ट्रांसलेशन करना शुरू किया अंग्रेजी में, पर वो बेचारा आधा ट्रांसलेशन करके ही उसकी मृत्यु हो गई। वो बड़ा, कुल 47 साल नहीं रहा, तो वो पूरा नहीं कर पाया। तो इसको पूरा किया फिर एक विद्वान आया, कोलब्रुक। कोलब्रुक ने ये मिताक्षरा, दाया भाग दोनों का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया और अपने यहाँ जो सांख्य दर्शन है उसका आधार है सांख्यकारिका, तो सांख्यकारिका की भी उसने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। फिर एक बिंटरनीज करके एक संस्कृत में, वो ऑस्ट्रिया का था, ऑस्ट्रिया माने समझो जर्मनी, जर्मनी से लगा हुआ प्रांत, उसने तुम्हारे ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर का किताब लिखी। ऐसे एक के बाद एक वहां धुरंधर लोग पैदा हो गए। एक H.H. विल्सन संस्कृतज्ञ थे, उन्होंने विष्णु पुराण का ट्रांसलेशन किया। फिर एक मोनियर विलियम्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसने संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी बनाई, वो इतनी प्रसिद्ध है आज भी उसको कंसल्ट किया जाता है। ऊपर इनको बोलते हैं इंडोलॉजिस्ट, और इनके लिए एक नाम और है, ओरिएंटलिस्ट, पर ये नाम बहुत बात का दिया हुआ है। और ये मैं एक लाइन में बता दूं, ये भी एक फिलिस्तीनी स्कॉलर है या कहना चाहिए इंटेलेक्चुअल है, एडवर्ड सईद, उसने एक किताब लिखी ओरिएंटलिज्म। वो वैसे था तो फिलिस्तीन के जेरूसलम में पैदा हुआ था, पर रहता अमेरिका में था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था। तो वो उसने किताब लिखी ओरिएंटलिज्म। उसकी एक लाइन में उसका अर्थ कि उसमें उसका कहना ये था उस किताब में कि यूरोपियन लोगों ने जो यहाँ पूर्वी लोगों को अपनी किताबों में मिस रिप्रेजेंट किया, ठीक से गलत उनकी सब व्याख्याएं की हैं, ये उसका सार था। तो फिर ये शब्द चल गया ओरिएंटलिज्म, ये ओरिएंटलिस्ट भी कहलाने लगे। तो इंडोलॉजिस्ट और ओरिएंटलिस्ट एक ही चीज है। इन सब का सिरमौर था एक जर्मन, पर वो रहता ब्रिटेन में था, उसका नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर। फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने तो सबसे पहले ऋग्वेद का ट्रांसलेशन किया, और ऋग्वेद का ट्रांसलेशन विद सायण भास, जो सायण कमेंट्री है उसका भी ट्रांसलेशन उसने किया। तो हम हिंदुस्तानी लोग ऋग्वेद को, वेदों को बहुत आदर करते हैं, जिसके कारण उसको बड़ा ही सम्मान हिंदुस्तान में मिला, आज तक उसका सम्मान है। ये ट्रांसलेशन उसने 1849 में किया था। फिर उसने लिखी हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ये 1859 में लिखी उसने। और मजे की बात यह है कि संस्कृत हमारे पूर्वजों की भाषा है, पर उसका इतिहास पहले एक जर्मन ने लिखा है। पर ये जितने भी ये इंडोलॉजिस्ट थे, इनकी एक कमजोरी थी। हमको एक बात के लिए उनका एहसान मानना चाहिए, उन्होंने संस्कृत भाषा के सारे, बहुत बड़ा काम है संस्कृत के ग्रंथों का एडिशन करना और उनको ट्रांसलेट करना, उनको पब्लिश करना। ऐसा करने से संस्कृत भाषा दुनिया को मालूम हुई। तो ये उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल भलाई का काम किया, इसके लिए हमको उनको एहसानमंद होना चाहिए। पर इनमें एक कमजोरी थी। कमजोरी क्या थी? ये सब कट्टर ईसाई थे, कट्टर ईसाई थे। ऐसे ईसाई थे कि ये मानते थे कि बाइबल में जो लिखा है वो अक्षर से सही है, अक्षर से सही। देखो, फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने अपने एक दोस्त को चिट्ठी लिखी, उसमें एक बात मैं बता रहा हूँ, क्या लिखता? I look upon the creation given in the Genesis as a simply historical। मैंने बाइबल का पहले टॉपिक जेनेसिस देखी हो, तो उसमें ये बताया कि सृष्टि कैसे बनी। तो सृष्टि उनके हिसाब से ऐसे बनी कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि बनाई और 7वें दिन आराम किया, इसलिए संडे को छुट्टी होती। तो अब वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐतिहासिक सत्य है। आप बताओ, इतने बड़े विद्वान ये मानते थे कि कोई ये अखिल ब्रह्मांड 6 दिन में बना है, और ये तो इससे अब यहां तक भी ठीक था, चलो भाई आपको जो मानना हो मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर इनमें एक बिशप थे, बिशप यूसर, उनने क्या किया, ये कब बनी ये भी निकाल दी डेट, और डेट बहुत रोचक है। उनका कहना यह था कि ये 23 अक्टूबर ईसा से 4004 साल पहले बनी। ईसा से 4004 साल पहले ये बनी, 23 अक्टूबर को। टाइम भी बताया 9 AM।
अब आज तो हंसी आती है, सही बात, पर उस वक्त ये सब जितने ये इंडोलॉजिस्ट थे इस बात को बड़ी दृढ़ता से विश्वास करते थे कि हाँ वो 4,004 साल पहले बनी, पर इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? बड़ा घातक प्रभाव पड़ा। अब फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने जब संस्कृत के वेदों का ट्रांसलेशन किया और ये सब वो कर रहे थे, तो वो इनको ऐतिहासिक नजर से भी देखना शुरू किया। तो अब प्रश्न उठता कि ठीक है, वो आ रहे कहीं बाहर से आए तो कब आए? अब सृष्टि 4,000 साल पहले बनी, आप उससे पहले तो आ ही नहीं सकते। तो उन्होंने टाइम दिया 2000 से 1500। वेद कब बने? अब फिर वही समस्या कि वो 4,000 की बंदिश, तो वेद 1200 1500 से लेकर 1200, ये सब कोई आधार नहीं है, इस तरीके से वो निर्धारित कर दिए गए। अब उसके बाद से आप क्या, तो एक ये बड़ी भारी समस्या, ये कट्टर ईसाई होने के कारण और ये ऐसी मान्यताओं में विश्वास करने। पर दोस्तों ये सब इंडोलाइजिस्ट थे, इनने जो कुछ भी काम किया उससे हमारी कल्चरल हिस्ट्री बनी। पर इतिहास की पहली किताब लिखी विलियम जेम्स ने, जेम्स मिल ने। जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल, जो लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, तो एक उसमें सिद्धांत होता है यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद। उसका उसके खास प्रवक्ताओं में से था। वैसे ज्यादा नाम जर्मी बेंथम का आता है ना, वो जर्मी बेंथम, जेम्स मिल, ये उसके खास प्रवक्ता थे। पर भारत में क्या है, जेम्स मिल को लोग कम जानते हैं, उसके बेटे को ज्यादा जानते हैं। उसके बेटे का नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। सब लोग वो ऑन लिबर्टी, सब्जेक्शन ऑफ वीमेन वगैरह किताबें उसकी हैं। और ये सब्जेक्शन ऑफ वीमेन जो है ना, वुमेन लिब की पहली किताबों में से है। अच्छा, तो इसने क्या किया, 1806 से लिखना शुरू किया और 1818 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 6 वॉल्यूम में वो किताब उसने। इसके पहले कोई भारत का ऐसा इतिहास सिलसिलेवार नहीं था, ये पहली किताब है, इस कारण से इसका एक श्रेय है। पर उसकी कुछ खासियत थी जेम्स मिल की। क्या थी? वो कभी भारत नहीं आया, भारत की कोई भाषा उसको नहीं आती। अब एक ऐसा आदमी जो कभी भारत नहीं आया, भारत की कोई भाषा नहीं जानता, वो भारत का कैसे इतिहास लिखे? वैसा इतिहास वो है। तो पहले 3 खंडों में तो अच्छा, इसने भारत के इतिहास का विभाजन किया। वो विभाजन काफी दिन तक चला, फिर वो कब बदला वो मैं आपको बताऊंगा। इसका विभाजन था हिंदू काल, मुस्लिम काल एंड ब्रिटिश काल, ये पहले ये चलता था। तो पहले 3 वॉल्यूम थे हिंदू काल और मुस्लिम काल के, और 3 वॉल्यूम ब्रिटिश काल के। तो देखो, ब्रिटिश काल की हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश लोग जो आए वो सब लिखा पढ़ के सारे कागजात उनके पास थे, और मुसल का और इस्लामिक पीरियड में कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? कि जितने भी सुल्तान और बादशाह हुए हैं, उन प्राय सबके दरबार में एक इतिहासकार होता था जो बराबर इतिहास लिखता था। अच्छा, और बहुत से बादशाह खुद अपनी आत्मकथाएं लिखते थे, जैसे बाबर का बाबरनामा, जहांगीर का तुझ के जहांगीरी, ये सब है। तो उनसे आपको अच्छा, दूसरा ये लोग सन मेंशन करते थे, और वो सन अगरचे वो हिजरी सन मेंशन करते थे, पर उससे आप निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो इस असली समस्या थी हिंदुओं के इतिहास लिखने की। अब दूसरी चीज इसकी, ये हिंदुओं से सख्त घृणा करने वाला आदमी था जेम्स मिल। उसने हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है, मैं 2-3 उनके हिंदी अनुवाद सहित आपको बताता हूँ। सत्य यह है कि हिंदू एक हीरे की तरह एक दास की विशेषताओं का उत्कृष्ट नमूना होता है, ये लिखा था उसने हिंदुओं के बारे में। और सुनिए, अच्छा जिसका अंग्रेजी सुनो आप, हो सकता है मैंने अनुवाद गलत कर दिया हो। इन ट्रूथ द हिंदू लाइक द यूनक्स एक्सेल इन द क्वालिटीज ऑफ ए स्लेव। ये जो पहला भारत का इतिहास लिखा उसमें हिंदुओं के बारे में और भी अधिक महत्वपूर्ण गुणों में जो नैतिक चरित्र कहलाते हैं, हिंदुओं का स्थान बहुत नीचे आता है। नैतिक रूप से ही मतलब उसके हिसाब से हम दुनिया में सबसे नीचे थे। एक और सुनिए, यहां तक कि सामंती युग के दौरान भी यूरोप के लोग हिंदुओं से बहुत श्रेष्ठ थे। तो ये जो नस्ली श्रेष्ठता से ग्रसित था ये आदमी, और ये क्या कहना चाहिए, एंटी हिंदू आउटवर्स्ट। जब अपने आके बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हो गए, सभी लोग जानते, आरसी मजूमदार,
उनसे ये पूछा गया कि साहब ये ऐसा उसने क्यों लिखा, क्योंकि इसके पहले संस्कृत साहित्य का बहुत से का अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो चुका था, तो उसको तो मालूम होना चाहिए कि भाई इनका लिटरेचर कैसा है। तो मजूमदार साहब ने एक शब्द का जवाब दिया, इग्नोरेंस। तो ये बात आज भी सही है। वो जेम्स मिल ने भी हिंदुओं के बारे में जो कुछ कहा वो इग्नोरेंस था, और आज भी हिंदुओं के बारे में और हिंदुत्व के बारे में जो चलता है वो इग्नोरेंस ही उसका कारण है। और माजूमदार साहब ने एक और बहुत अच्छी बात कही, अगरचे वो वैसा नहीं था। उससे पूछा साहब जब वो जानता नहीं था तो उसने लिखा क्यों? तो एक अंग्रेजी की प्रसिद्ध कहावत है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। माने जहां मूर्ख वहां दौड़ के जाता है जहां देवता भी जाने से घबराते हैं। खैर ये अच्छा, इसके बाद फिर एक किताब मैं इसमें बहुत है कुछ इसके बारे में, पर मैं टाइम के कारण सब छोड़ रहा हूँ। फिर इसके बाद किताब लिखाई माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन ने। एल्फिस्टन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बंबई में एक एल्फिस्टन कॉलेज है, ये बंबई का गवर्नर था, और प्रतिभाशाली इतना था कि साधारण सैनिक की हैसियत से ये ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुआ था और गवर्नर होकर रिटायर्ड हुआ। उसने लिखी किताब, उस किताब का नाम सुनिए, पहले किताब कैसी लिखाती थी, हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोहम्मदन इंडिया। पहले हिंदू मोहम्मदन बोलने में कुछ डर नहीं लगता था। ये पहली किताब थी जिसने क्रोनोलॉजी का फ्रेमवर्क दिया हमारे इतिहास, यानी इसने लगभग सन बताए। इसी ने पहली बार बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम क्या था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का टाइम क्या था। हम लोगों की यही कमजोरी थी, हम वो लोग सिंहासन 32 बेताल 25 जानते हैं, बेताल 25 में विक्रमादित्य को जानते हैं, पर एग्जैक्ट टाइम हमको नहीं मालूम था कब हुआ था वो। तो उसने करीब चौथी उसकी सदियों निकाली, बाद में वो 50-100 साल से फर्क है। पहला इसलिए काम किया, इसलिए काम और किया, साउथ इंडिया की हिस्ट्री लिखी। फिर उसके बाद एक भारत के इतिहास में ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास लेखन में क्रांति ला दी, और उस क्रांति को लाने वाला भी एक अंग्रेज ही था। उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता में जो सिक्के ढलते ना, मिंट जिसको बोलते हैं, उसका मिंट मास्टर था, मानो उसका है। वो उसने ब्राह्मी लिपि को डिसाइफर किया, तो डिसाइफरमेंट ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इससे क्या हुआ, जितने भी हमारे शिलालेख थे उन सबको आप पढ़ने में समर्थ हो गए। अब आपके इतिहास को एक सॉलिड ग्राउंड मिल गया, सब सबूत मिल गया। फिर एक और अंग्रेज हुआ जिसने इसी दिशा में काम किया और सब कुछ बदल गया। उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। वो जनरल कनिंघम भी कई जगह लिखा रहता है। ये आदमी भी एक अफसर के रूप में आया ईस्ट इंडिया कंपनी में और मेजर जनरल के रूप में रिटायर्ड हुआ, तो इसको जनरल कनिंघम बोलते हैं। जब ये रिटायर्ड हुआ तो इसको उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे का सर्वेयर बना दिया। कब बनाया इसको? 1861 में, और 1865 में वो डिपार्टमेंट ही भंग कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उसका फिर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट बनाया, और वो फिर 1870 से 1815 तक, सॉरी 1770 से 1885, हाँ 1870 से 1885 तक वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का डायरेक्टर रहा, और इसी को बोलते फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये इतना मेहनती आदमी था, क्या करना, घोड़े पे बैठ के सारे हिंदुस्तान में घूमता था और बस दो ही काम करता था, एक्सप्लोरेशन, एक्सकवेशन। इसने खुदाई कर कर जो भी मिले सबको इसने लिपिबद्ध करके और किताबों के रूप में पब्लिश किया। सारे शिलालेख हिंदुस्तान में जितने उपलब्ध हो सके, वो तो बाद में ही बहुत से आए, पर उस वक्त, और वो एक किताब के रूप में उसे संकलित किया विथ इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्योंकि अब ब्राह्मी लिपि तो डिसाइफर हो चुकी थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये आपको इस किताब का नाम है, जहां ये आज भी मिलेंगे, कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम, और उसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मान लीजिए आपके मन में ये इच्छा है कि अशोक का फलाना शिलालेख हमको पढ़ना है, तो अशोक के सारे शिलालेख इस कार्पस इंस्क्रिप्शन के वॉल्यूम 1 में है, और वो उसका संपादन इसी ने किया, अलेक्जेंडर। अच्छा, कनिंघम ने।
अब आपको यदि अपना जो सांची के स्तूप है, इसके तोरण पे जो लिखे हुए हैं उसमें ब्राह्मी लिपि वो पढ़ना है, तो इसके तीसरे बाजू में मिलेंगे सांची और भरहुत के। तो कितना बड़ा काम है देखिए। पूरे हिंदुस्तान के शिलालेख आप अपने घर में रखें आपके, आपको जो देखना हो देख लो, अदरवाइज आपको वहां जाना पड़ेगा। अब एक सही आधुनिक ढंग का इतिहास लिखने की भूमिका तैयार हो चुकी थी। आपके पास शिलालेख है, साहित्य का ट्रांसलेशन हो चुका है, शिलालेखों को डिसाइफर किया जा चुका है, और इस कच्ची सब सामग्री के आधार पर फिर भारत का एक इतिहास लिखा। उसका नाम था विंसेंट आर्थर स्मिथ। विंसेंट स्मिथ, ये नाम जरूर सुना होगा। क्यों कि विंसेंट स्मिथ की किताब अभी 1960 तक हिंदुस्तान में कॉलेजों में चलती थी, और इस किताब का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये 1904 में ये आई। ये पहली आधुनिक ढंग का लिखा हुआ भारत का इतिहास था, और ये 100 साल तक हमारे कॉलेजों में एक टेक्स्ट बुक के रूप में रही। और अभी 1960 तक ये चलती, तो आज भी एक नमूना है ये। पर इसकी भी कुछ कमी हुई है। ये जितने भी ये हिस्टोरियन थे ना, ये सब अंग्रेज थे। अंग्रेजों को पहली चीज वो अपनी नस्ली श्रेष्ठता से ग्रसित थे, और दूसरे वो मास्टर थे, अपन तो गुलाम थे। तो कोई भी मास्टर अपने गुलाम की एक सीमा से ज्यादा बड़ाई नहीं कर सकता यार, क्योंकि उसी कल्चर का सवाल है। इन सारी, मैंने सिर्फ 3-4 बताई, बहुत सारी किताबें हैं ये, हेनरी बेवरीज की और भी कई किताबें हैं, पर इन सब की एक टोन थी जो उसमें झलकती थी, और वो टोन ये थी कि तुम हिंदू सेल्फ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी के योग्य नहीं हो, ये उसकी टोन। दूसरा कि तुम लोग जिसको कहते हैं कि अपनी सीमाओं की रक्षा करने में समर्थ नहीं। आज मान लो हम यहाँ हैं, अंग्रेजों का कहना ये था हम हैं, हम चले जाएंगे तो हमारी जगह कोई दूसरा हमला करेगा और तुमको गुलाम बना लेगा। तो यार हम ही क्या बुरे हैं? हाँ भाई, कोई रूसी आ जाए, तुर्की आ जाए, कोई और आ जाए, तुमको गुलाम बनाने लगा, तो मेरे ख्याल तुमसे तो हम ठीक ही हैं। उनका ये टोन थी। तो दूसरी वो यही उनको मानना था। एक कल्चरल श्रेष्ठता की बात थी, तो वो अपने इतिहास लेखन के माध्यम से ये बनाना चाहते थे कि अपनी कल्चरल हेजेमोनी स्थापित करना चाहते थे, ठीक है ना। और वो ये भी बताना चाहते थे कि अपने जो शासन है उसकी लेजिटिमेसी भी सिद्ध करना चाहते थे कि हमारा जो शासन है वो वैध शासन है। मजे की बात ये है कि ये बोलते थे कि इन इतिहासों की एक चीज और है कि ये बताते थे कि हिंदू लोग हमेशा एक डेस्पोटिक, एक स्वेच्छाचारी स्वसंध शासन के अंतर्गत रहे। तो जब अंग्रेजों से किसी ने कहा क्या तुम्हारा शासन भी तो डेस्पोटिक है, तुम भी तो साले स्वच्छंद शासक हो, तो अंग्रेजों ने जवाब दिया हाँ हम भी स्वेच्छाचारी है, और हमारा डेस्पोटिज्म जो है ना वो बेनेवोलेंट है, लोक हितकारी है। वाह यार, तुम्हारा लोक हितकारी, खैर ठीक है। पर अंग्रेजों ने इस सब के साथ हिंदुस्तान में, आपने को मालूम है, कई बड़ी बड़ी जगहों पे कॉलेजों की स्थापना की, जैसे कलकत्ता में, बंबई में, दिल्ली में। अब यहाँ पे हिंदुस्तानी लड़के लोगों को पढ़ना शुरू किया। अब वो वहां पे ये इंडियन हिस्ट्री के अलावा यूरोपियन हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती थी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में। किस लेवल पे ये तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, फिर इनमें से कई लोग ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज भी पढ़ने जाते थे, अपने को मालूम है। अब वहां उन लोगों ने यूरोपियन हिस्ट्री भी पढ़ी। अब यूरोपियन हिस्ट्री का मतलब क्या है? यूरोपियन हिस्ट्री का मतलब रिनेसांस, यूरोपियन हिस्ट्री का मतलब रिफॉर्मेशन, यूरोपियन हिस्ट्री का मतलब एनलाइटनमेंट, यूरोपियन हिस्ट्री का मतलब फ्रेंच क्रांति, अमेरिका क्रांति, ये सब नेशनलिज्म। ब्रिटेन के देखिए बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं। तो अपने इन विद्यार्थियों में जो हिंदुस्तानी गए, उनमें ये वो कि हम भी अपने देश का इतिहास लिखें और सही ढंग से लिखें। ये किस ढंग से लिखा है इन लोगों ने? ये हमको इस लायक नहीं मानते कि हम शासन करने के योग्य हैं या डेमोक्रेसी के योग्य हैं। तो फिर अपने भारतीयों ने इतिहास लिखना शुरू किया। इस पीरियड को जो अभी मैंने सुना दिया, इसको बोलते कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, औपनिवेशिक इतिहास लेखन। अब शुरू होता है दौर नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का। तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में सबसे पहले आदमी हुए R.G. भंडारकर।
आरजी भंडारकर उस एल्फिस्टन कॉलेज में पढ़े थे जिसका मैंने जिक्र किया ना, जो एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में बना था उसी में पढ़े थे वो आरजी में। तो मैंने बताया वहाँ वो यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ चुका। यूरोपियन हिस्ट्री में आप जॉन स्टुअर्ट मिल सबको पढ़ोगे, लिबर्टी, स्वतंत्रता, आजादी, समानता की वहां गूंज हो रही थी। तो हमने कहा ये तो हमें भी चाहिए स्वतंत्रता, हम भी सभी मनुष्य बराबर हैं, तो हम भी अंग्रेजों के बराबर हैं, हमको कोई तुम हम पे शासन कर रहे हो और हम हमारा इतिहास अब हम खुद लिखेंगे, तुम्हारा लिखा इतिहास क्यों पढ़े हम। तो उन्होंने अब ये इन देशी भारतीय लोगों ने लिखना शुरू किया और उनमें शुरू किए थे आरजी भंडारकर। आरजी भंडारकर ने पूना में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो अभी भी है। और आप लोग कभी कभी पेपरों में नाम आता है उसका। उसका एक सबसे मेरे से उन्होंने एक किताब लिखी थी दक्षिण का इतिहास, और एक उन्होंने किताब लिखी वैष्णविज्म, शैविज्म एंड अदर माइनर रिलीजन्स, इस टाइप की करके। और इनके बेटे थे दामोदर रामकृष्ण भंडारकर, DR भंडारकर। ये इतिहासकार नहीं थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। पर इन्होंने अब तक क्या था कि आर्कियोलॉजी के वो सब डिसाइफर हो चुके थे और सिक्के, न्यूमिस्मेटिक कॉइन्स भी खुदाई में मिल निकल आए थे। तो इनके आधार पे पहली अशोक की जीवनी लिखी, सम्राट अशोक की जीवनी। तो सम्राट अशोक की जीवनी पहली ऑथेंटिक किसी भारतीय के द्वारा लिखी गई। और उसके बाद भारतीय इतिहास के लेखन में एक और बहुत आदमी हुए, उनका नाम है हेमचंद राय चौधरी। हेमचंद राय चौधरी। हेमचंद राय चौधरी की किताब की खासियत क्या है कि उन्होंने जो अपने भारत का इतिहास किया पारीक्षित से शुरू किया। तो अपना इतिहास पहले कहां से शुरू करते थे? अलेक्जेंडर के हमले से, सिकंदर के हमले से, ऑथेंटिक इतिहास, या आर्यों के आगमन से। पर इस दौरान जब ये सब चल रहा था, एक और खोज हो गई। इसने भारतीय इतिहास को और एक क्रांति ला दी। वो थी तुम्हारे सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज। 1920 में कराची से लाहौर की रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो वो रेलवे लाइन की खुदाई में कुछ एक खास साइज की ईंटें निकलना शुरू हुई। तो वैसी ईंटें हिंदुस्तान में नहीं चलती थी। तो वहां वो जो भी काम करने वाला था, उसने ऐसी एक रिपोर्ट दिल्ली भेज दी। जॉन मार्शल इसके वो होते थे डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के। तो उन्होंने 2 लोगों को भेजा, एक राखलदास बनर्जी और एक दयानंद साहनी को। जा भाई देखो। उन्होंने वहां उस खुदाई की, पता लगा रही है कुछ नहीं भी, ये तो नई सभ्यता है पूरी, एक शहर है और उसके बारे में आपको सब लोग सब मालूम है। और उसकी डेटिंग वेटिंग की तो वो उसकी वो ईसा से 3000 साल पुरानी निकली। यानी उसके भी 3 स्टेज बताए थे ना, अर्ली, सिंधु घाटी, मिडिल और लेट। तो वो 3000 साल पुरानी। अब भारत का इतिहास जो तुम्हारे मैक्स मूलर ने 2000 साल में शुरू कर दिया था, वो 3000 चला गया। फिर इससे और बहुत सारे विवाद खड़े हुए। वो विवादों का भी अभी समय नहीं है, पर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। क्योंकि यदि इनकी अपन चर्चा करेंगे तो फिर वो हिस्ट्री इसकी ब्रेक हो जाएगी। फिर इसके बाद एक आदमी, यही मैं एक और आदमी का जिक्र करूंगा जो मेरा बड़ा प्रिय लेखक है, जयचंद्र विद्यालंकार। अब आजकल इनके नाम नहीं जानते। जयचंद्र विद्यालंकार की अच्छाई मुझे सबसे पहले ये लगी, वो उसने जो उसकी किताब आई वो 1936 में आई। उसने हिंदी में वो किताब लिखी। उस जमाने में कोई ऐसी गंभीर कृति हिंदी में नहीं लिखाती थी, और न जितने मैंने अभी तक नाम लिए किसी ने हिंदी में नहीं लिखा। भंडारकर जी ने भी और उनके बेटे ने, किसी ने नहीं। और न तुम्हारे ये हेमचंद राय चौधरी ने। और मैंने जब पढ़ी तो वाकई में मुझे इस बात का गर्व हुआ कि हिंदी में भी इतना गंभीर लेखन हो सकता है। और दूसरी खासियत यह है कि उन्होंने भारत का इतिहास मनु से शुरू किया। वो उनका कहना यह था कि ठीक है, आज के इतिहास लिखने के लिए जो सबूत चाहिए वो नहीं है और क्रोनोलॉजी भी नहीं है, पर हमारे ग्रंथों में लिखा है, तो हम इतिहास का कंस्ट्रक्शन वहीं से करेंगे। ये धारा सूख गई। अब कोई इतिहासकार इस बात की कोशिश नहीं करता कि हम मनु से भारत का इतिहास कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें। और यदि आपको पढ़ना तो इसकी जयचंद विद्यालंकार की किताब प्राचीन भारतीय इतिहास की रूपरेखा,
और ये अब वैसे तो अब दुर्लभ है, हाँ, पर नेट पे अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्म, आप लोग डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद इसी इसी दौरान मिडिवल पीरियड में भी हिंदुस्तानियों ने लिखी, कई लोग थे, मगर एक ही नाम याद रखने लायक है, और वो है जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार ने, वो मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री थे, जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब की हिस्ट्री 5 वॉल्यूम में लिखी, जिसने ये पढ़ ली, उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं औरंगजेब के बारे में। आजकल औरंगजेब हमेशा बहस में रहता है। अब तो ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए हैं औरंगजेब को कहने वाले कि नहीं, औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा। एक अभी लेटेस्ट एक किताब आई है, अमेरिकन एक लेखिका एड्रू ट्रस्की, ऐसा कुछ सरनेम है, एक इतनी सी किताब है, उसके 200 पेज की। उसमें वो कहती है कि ऐसा बताते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े। इट इज सैड। अच्छा, और ये डाउटफुल है। अरे जो चीज स्पष्ट है, जिसके आर्कियोलॉजिकल प्रूफ चाहिए, लिटरेरी प्रूफ चाहिए, सब हैं, और वो खुद उसे कोई स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं थी। आज औरंगजेब होता तो वो कहता हाँ मैंने तोड़े हैं। वो जब तक वो जिंदा था तो उसको गर्व था इस बात का। यही एक समस्या है। अच्छा, ये मेरे पास टाइम नहीं, मैं क्या बताऊं, नहीं इस विषय थोड़ा सा और डील करता हूं। और उनने फॉल ऑफ मुगल एम्परर करके 4 वॉल्यूम में ये भी किताब लिखी। जदुनाथ सरकार ने शिवाजी की लाइफ एंड टाइम ऑफ शिवाजी करके उनकी जीवनी लिखी है, और सबसे श्रेष्ठ जीवनी मेरी नजर में है वो। और हाउस ऑफ शिवाजी करके भी उनकी किताब, और भी कई किताब है। वो भारतीय इतिहास का मतलब वो पितामह है भारतीय इतिहास का। पर वो चूंकि ये बताता कि हाँ औरंगजेब ने मंदिर तोड़े हैं, और अब बताना नहीं चाहते, तो उनकी किताबों को पीछे कर दिया गया। वो कैसे हुआ, कब हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसके बाद हम ये देखेंगे, एक दो और मैं आपको बता दूं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसी एक और बहुत महत्वपूर्ण इतिहास, राधा कुमुद मुखर्जी। राधा कुमुद मुखर्जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर थे। इन्होंने एक किताब लिखी हिंदू सभ्यता के नाम से, हिंदू सिविलाइजेशन। मेरे ख्याल से ये आखिरी किताब है जिसको एंशिएंट इंडिया को हिंदू शब्द से संबोधित किया। ये भी एंशिएंट पीरियड की किताब है, पर उसका हिंदू कल्चर, मतलब वो मानते थे वो हिंदू कल्चर था। अब बाद में फिर ये हुआ कि साहब हिंदू मुस्लिम करते हो तो उसको हिंदू मत बोलो, एंशिएंट इंडियन बोलो। हाँ ठीक है भाई। फिर कुछ ये किताब ऐसी है जो आश्चर्य आपको डाल रही। एक इतिहासकार को भारत रत्न मिला उसके लिखने। किसी इतिहासकार को भारत रत्न आपने सुना? किसी लेखक को तो, और भी किसी किस्म के लेखक को हमारे भारत रत्न दिया जाता, वो तो पॉलिटिक्स लोगों के लिए सुरक्षित है। उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, बामन पांडुरंग काणे। 5 वॉल्यूम में ये है, और इसके लिखने पे भारत सरकार ने उनको भारत रत्न दिया। इसकी एक खासियत और है, ये मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा गया। इतना गंभीर गहन गंभीर ग्रंथ, और अपनी लैंग्वेज में लोग नहीं लिखते, अंग्रेजी में लिखते हैं लोग। और इसका हिंदी ट्रांसलेशन, क्योंकि मैंने हिंदी पढ़ा इसलिए मैं बता दूं, कोई रुचि रखता हो तो, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी पटना से प्रकाशित हुआ। और ये जो लोग ये दावा करते हैं कि हम हिंदुत्व वाले हैं, उनके पास ये किताब होना ही चाहिए। और नहीं तो कम से कम मैं तो कहता हूँ भाजपा के हर कार्यालय में रखी रहना चाहिए, कि जो चाहे तो जाके कंसल्ट कर ले उसको। आप हिंदू के बारे में कुछ भी जानना चाहे तो वहां मिलेगा आपको, और सब प्रमाण बिल्कुल उदाहरण से। बड़ा गंभीर ग्रंथ है ये किताब। मैं यहाँ बैठे नौजवानों के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वो भी बहस का मुद्दा, उसकी बहसों में तो मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत समय हो जाएगा। मैंने राधा कुमुद मुखर्जी का जिक्र किया। राधा कुमुद मुखर्जी की 2 किताबें बहुत महत्वपूर्ण है, हर हिंदू को पढ़ना चाहिए, हर नौजवान को पढ़ना चाहिए। वो है फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया। हम अब एक विचार ये भी चलता रहता भारत में, आपको अखबार में पढ़ते होंगे कि भारत कोई देश नहीं था, अंग्रेज बना गए इसको एक नेशन। तो
भारत कोई देश थोड़ी था, इट वाज ओनली ए ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन, ये तो ज्योग्राफी थी, देश नहीं था। आप इस किताब पढ़ेंगे नहीं भारत की। एक और कितनी महत्वपूर्ण किताब है, उसका नाम है नेशनलिज्म इन हिंदू कल्चर। और ये कुछ छोटे मोटे आदमी नहीं, राधा कुमार मुखर्जी बहुत बड़ा इतिहासकार है। आज नेशनलिज्म पे बहुत बहस होती है। एक पक्ष ये कहता है कि हमारा जो नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म है। जो इस बात में विश्वास करते हैं कि भारतीय नेशनलिज्म इज ए कल्चरल नेशनलिज्म, उसको ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए, नेशनलिज्म इन हिंदू कल्चर। मुझे राधा कुमार मुखर्जी की किताबों के टाइटल पे ही हुआ था, ये एक आदमी था जो हर बिल्कुल साफ लिखता था हिंदू कल्चर। आजकल कोई नहीं लिखेगा ऐसी कोई किताब लिखेगा तो, क्योंकि ऐसा कहना ही आपको कुफ्र हो गया था आजकल। खैर, हाँ, आप कोई चीज कह दो साहब। और उसके बाद फिर द डायन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार की वैसे पहली किताब तो थी कारपोरेट लाइफ इन एंशिएंट इंडिया, पर बाद में फिर उन्होंने ऐसा काम किया जिसको मैं जैसा फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने किया ना, 11 वॉल्यूम में हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, भारत भवन से पब्लिश किया। आजकल इसको थोड़ा पीछे कर दिया गया, वो क्यों है मैं आगे बताऊंगा। ये नेशनलिज्म, इसको बोलते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। अब जब ये सब चल रहा था तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा, और स्वतंत्रता आंदोलन एक खास स्टेज पे पहुंच चुका था, और वो स्टेज थी गांधी जी भारत में आ चुके थे, और गांधी जी ने पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था, और उसी के साथ वो खिलाफत मूवमेंट, तो दोनों साथ साथ चल रहे थे, और उसके नेतृत्व तो गांधी जी कर रहे थे। तो खिलाफत मूवमेंट का टाइम 1920 से 1924 माना जाता है। ये वो समय था हिंदुस्तान में जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बड़ी बहार थी, बड़ा सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी की सबसे ज्यादा बातें और सबसे ज्यादा काम इसी पीरियड में हुए। क्यों? कि भाई ये जो खिलाफत मूवमेंट था, ये इसका भारत से कोई संबंध नहीं था, ये एक पैन इस्लामिज्म काज था, और उसमें हिंदू लोग सहायता गांधी जी के नेतृत्व देने को तैयार हो गए, तो मुसलमान लोग भी बड़े खुश हुए, बढ़िया यार, साला हर लगड़ी ने फिट कर रही है, करोड़ों लोग हमारे समर्थन में आ गए। तो उस वक्त ये हिंदू और मुसलमान के विद्वानों में ये बात उठी कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये हिंदू मुसलमान के झगड़े क्यों होते, एक प्रश्न उठा। तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिंदू मुसलमानों के झगड़े इसलिए होते हैं कि जो मध्य युग में या जो मुस्लिम शासन में ये लोगों ने हिंदुओं पे अत्याचार करे हैं, अत्याचार का सीधे मंदिरों को तोड़ना, हत्या करना हिंदुओं की, इनको गुलाम बना के काबुल, गजनी, कंधार, बलक, बुखारा, सीरिया, समरकंद तक बेचना, और औरतों को अपने हरमों में डालना, ये सब जो था जजिया लगाना, इससे भारतीयों का दिल फट गया है, हिंदुओं का दिल फट गया है। तो उन्होंने कहा तो ठीक है यार, ऐसा करें कि इतिहास से ये सब गायब कर दे, तो ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो फिर एक ऐसा इतिहास लिखाना शुरू हुआ। देखिए, ये इतिहास का प्रश्न नहीं था, ये एक राजनीतिक मुद्दा था कि अंग्रेजों से लड़ना है। वो उसका बेसिक सिद्धांत ये था गांधी जी का कि यदि अंग्रेजों से लड़ना है और अंग्रेजों को भारत से भगाना, तो हिंदू मुस्लिम में एकता होना चाहिए। तो अब ये एकता प्राप्त करना है, तो अब इससे इतिहास के फैक्ट कुछ भी हो। मजे की बात यही है कि इस मध्य युग के जो इतिहास के फैक्ट्स हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, वो तो वही थे। तो फिर ये सब चीजें गायब क्यों करना? क्योंकि राजनीतिक जरूरत। तो राजनीतिक जरूरत के अंदर एक ऐसा इतिहास लिखने का वातावरण बनना देश में शुरू हुआ, और उसकी नींव रखी तुम्हारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हो हुए उस थे प्रोफेसर मोहम्मद हबीब। अभी आप लोग सुनते हो इरफान हबीब, इनके पिताजी थे, और ये इन्होंने इस काम का ठेका लिया, और सन 20 में ही इन्होंने किताब लिखी, छोटी थी, बड़ी किताब नहीं थी, सुल्तान महमूद ऑफ गजना। इन्होंने कुछ इसमें सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, वो सिद्धांत आज तक चल रहे हैं, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उनके सिद्धांतों को मैं संक्षेप एक लाइन में आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इनका कहना था कि मंदिरों के विध्वंस के पीछे इस्लाम नहीं, आर्थिक कारण थे। मंदिरों में बहुत धन रहता था जो उन्हें आकर्षित करता था,
मैं अभी से पढ़ के सुना रहा हूँ, बाद में अब समय नहीं है तो इनको डिस्कस करते हैं अपन कि ये कितना सही है कितना गलत है। अगला सुनिए, तुर्क एक बर्बर जाति थी, वे इस्लाम को नहीं समझते थे, इसलिए उनके द्वारा किए गए अत्याचारों को इस्लाम को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। तो माने ये जो जातियां थी, अफगान, तुर्क, मुगल, और इनने जो हिंदुओं पे अत्याचार किए, इसके लिए इस्लाम दोषी नहीं है। महमूद गजनबी यदि सोमनाथ का मंदिर तोड़ रहा था तो उसमें इस्लाम का कोई रोल नहीं था, वो तो साला तुर्क था और तुर्क बर्बर थे, वो मुसलमान तो बन गए थे, और मुसलमान अभी इस्लाम उन पर अच्छे से बैठ नहीं आता, वो इस्लाम को समझ नहीं पाए थे। इस्लाम तो बड़ा शांतिपूर्ण धर्म, इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, पर अब वो तो तुर्क थे और तुर्क जन्म से ही बर्बर होते हैं, उनका स्वभाव होता है, इसलिए उन्होंने ये सब बर्बरताएं की। मैं कभी कभी से पूछता हूँ, अच्छा ठीक है, वो औरंगजेब, वो तो बहुत पुराना मुसलमान, खानदानी मुसलमान था, तो वो उसको क्या दिक्कत पड़ गई थी? अरे उसका बाप मुसलमान, दादा मुसलमान, कितनी बाबर से लेकर सभी तो मुसलमान थे यार, तो अभी इस्लाम नहीं समझ में आया था उसकी। और ये कितना बड़ा झूठ है। औरंगजेब के बारे में तुमने ही सुना होगा कि वो कुरान की नकल करता था, जो रोज नकल कर रहा है, तो उसे नहीं मालूम कि क्या लिखा है इसमें। अच्छा, और एक और सब, औरंगजेब के जमाने में सरिया की सबसे प्रसिद्ध किताब का संपादन हुआ, फतवाए आलमगीरी, उसी की देखरेख में हुआ था। और यदि औरंगजेब के सामने ये कह दोगे तो वो शायद आपको फांसी दे दे। वो खुद मानता था, खाई सब मैं काम कर रहा हूं क्योंकि ये सब अच्छे काम है। तो अतीसा सुनिए, भारत में इस्लाम की स्थापना में हिंसा या तलवार का बहुत कम योगदान है। तो फिर का योगदान है? मोहम्मद हबीब ने एक बड़ी अच्छी थ्योरी दी, उसको आज भी दोहरा दी, जो मैं बता रहा हूँ आज भी आपको देखो डिबेटों में यही तर्क सुनने को मिलेंगे। वो कहते थे कि भारत में जाति प्रथा, तो ये जो अपर कास्ट के लोग हैं, ये दलितों पे, नीची जातियों पे अत्याचार करते थे, तो वो आक्रांत से उन पे मतलब दमन झेल रहे थे। तो जब इस्लाम आया तो इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ ह्यूमन ब्रदरहुड, वो तो मानवीय भाईचारे का धर्म था। तो ये जो संघर्ष था हिंदू मुसलमान सर, वाकई में मनुस्मृति और सरिया के बीच में संघर्ष था, और दलित लोगों ने सरिया को चुना। माने ये जो कन्वर्ट हो गए वो इस कारण हो गए, माने हिंदू कन्वर्ट हो गए तो वो हिंदू धर्म की गलती के कारण। ये आप जो ये तर्क आज भी चल रहा है ना, आज भी चलता है ये तर्क। ये कुछ तर्कों की स्थापना उसने की। अच्छा, अब एक तर्क है, जो इनके पुराने ग्रंथ हैं जितने भी, बिन कासिम से लेकर औरंगजेब तक, सब में ये बातें लिखी हुई हैं। जब उनको बता भैया ये तो लिखा हुआ है, तो वो क्या कहते हैं, नहीं वो क्या था कि वो जो भी इतिहासकार थे सब दरबारी इतिहासकार, तो राजा को खुश करने के लिए लिख देते थे कि जैसे मान लो इस्लाम की सेनाओं ने एक मंदिर तोड़ा, वो लिख देते थे 100 मंदिर तोड़े, तो उससे वो खुश होता था। तो मैंने कहा कि यार एक बात बताओ कि यदि वो उनके सुल्तान और बादशाह इससे खुश होते थे, यही तुम्हारी बता रहा है कि तुम कौन क्या हो, क्या चाहते थे? वो क्यों खुश होते थे? वो क्यों खुश होते थे? क्योंकि वो चाहते थे सही है, इसे तो खुश होते थे। मतलब थोड़ा ये मान ले, हाँ थोड़ी बहुत चापलूसी चलती है दरबार में, अपन जानते हैं, पर ठीक है, आप 1 और 10 का भी मान लो तो हजारों हैं यहाँ। तो ये, पर इनकी महत्ता क्या है? इसकी महत्ता पे अब इसके ध्यान पे इतिहास लिखाना शुरू हुआ। जो मैं पिछली बातें बताई वो ज्यादातर सर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। अब जो बैटल ग्राउंड है एंशियंट हिस्ट्री का मिडीवल पे आ गया। उसके बाद फिर इस आधार पर किताबें लिखाना शुरू। इस आधार पर पहली किताब लिखी पंडित सुंदरलाल ने, भारत में अंग्रेजी राज। ये एक बड़ी बहुत बड़ी किताब है, मोटी और 500 पेज के 2 वाल्यूम है, और ये कांग्रेसियों को इतनी लोकप्रिय है कि ये भारत सरकार का प्रकाशन विभाग है ना, वो इसको प्रकाशित करता है, और चूंकि भारत सरकार प्रकाशित करती है तो थोड़ा सस्ता भी मिलता है। इनने बहुत सी बातों के अलावा इनने 2 मान्यताओं की स्थापना की। मान्यता कौन सी? मतलब ये अब देखिए कैसा शुरू हो गया राजनीतिक के कारण से आगे। इनने ये कहा कि अंग्रेजों के आने के पहले हिंदू और मुसलमान बड़े भाईचारे और सौहार्द और प्रेम के साथ रहा करते थे। ये इस किताब की एक टेक है। और दूसरा, जो भी आदमी अंग्रेजों से लड़ा वो हमारा हीरो है। तो दुनिया भर का पापी, वो तुम्हारा टीपू सुल्तान, वो हीरो हो गया, और उसको लिखा कि सुल्तान टीपू शहीद।
भाई जिसने, सबको मालूम है, जिसने मलाबार में और कुर्ग में कितने मंदिर तोड़े, किस कदर लोगों की हत्याएं की, जिसकी तलवार पे लिखा था कि ये तलवार काफिरों के वध के लिए है, अब वो हीरो हो गए। अब आप देख रहे कर्नाटक में हमेशा बेहद छिड़ती, जब कांग्रेस गवर्नमेंट आती तो वो टीपू की जयंती मनाती है, क्योंकि ये तो उसी समय का इतिहास की परंपरा प्रोफेसर हबीब लिख के गए हैं, मोहम्मद हबीब। और जो भाजपा की सरकार आती है वो कहती 40 ने हिंदुओं को मारा और हम इसकी नहीं मनाते। ये बहस है, इनकी जड़ यहाँ है। ये एक खास ढंग का इतिहास लिखाना यहाँ से शुरू, और फिर इन्हीं के आधार पर एक बहुत प्रतापी राजा ने, प्रतापी राजा के राजा है, मेरे मुंह से सही निकल गया, एक प्रतापी नेता ने या लेखक ने किताब लिखी, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पार्ट टाइम इतिहासकार थे। हमारा ये दुर्भाग्य है कि उनको इतिहासकार माना जाता है, और उनके ही आज सब किताबें देख लो, जो उन्होंने लिखा उसी को और आगे बढ़ाया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे, वैसे उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, ही वाज ए प्रोलिफिक राइटर। उसकी एक किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और दूसरा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब मैं ज्यादातर जो कोट करूंगा तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री से कोट करूंगा, क्यों कि जो मिडिवल पीरियड है इसके बारे में उन्होंने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में ज्यादा विस्तार से और अच्छे से लिखा है। मैं पहले सोचता था, मैं भी इनको पढ़ने के पहले, क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ज्यादा मिले होगा, नहीं, पर इसमें उतना ज्यादा नहीं है, इसमें भी है। पर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी 34 में और डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा 44 में। तो वो पहले तो सब लिख चुके थे यार, तब उनको कुछ लिखने को सोचा क्या लिखें, थोड़ा बहुत भी लिख दिया। तो पर उस किताब की स्टाइल क्या है यार, ये सब बातें बोलने का समय नहीं है, पर फिर भी बताता, वो पत्र शैली में लिखी गई किताब है। मैंने उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी, इंदु, उसमें पत्रों में इंदु लिखा है, तो इंदु को पत्र लिखे हैं, और उसी में वो पत्र शैली में वो इतिहास लिखते जाते हैं, इसीलिए वो पत्र शैली की इतिहास है। तब उसमें सब, अब नैनी जेल में थे, तो नैनी जेल में, बरेली जेल में रहे उस दौरान, तो अब वो बेटा आज सुबह हो गया, यहाँ से प्रकाश की किरण दिख रही है, और देखो चिड़िया चहचहा रही है, और तुम तो अब ऐसा कर रही होगी, ये सब मिलेंगे वो इतिहास, और फिर वो अपनी ऐतिहासिक कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो इससे परेशानी होने, वो पत्र शैली में है। अब उन्होंने किस स्टाइल में क्या लिखा वो पहले मैं समझता हूं कि उन्होंने इसमें 2-3 और इनोवेशन कर दिए। उन्होंने क्या इनोवेशन किया कि जो हबीब को थ्योरी को उन्होंने स्वीकार किया कि ये मैं बताऊं हबीब की थ्योरी का सार क्या है। हबीब की थ्योरी का सार ये है कि मध्य युग में इन मुसलमान शासकों ने जो कुछ किया है, इससे इस्लाम को दोष मुक्त करना, टू एक्सोनरेट इस्लाम, ये चिंता थी और ये उनकी टेक है। ये सीधी की सीधी ये नेहरू जी ने पकड़ ली, पर नेहरू जी ने एक अजीब उसमें पैच डाल दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात मैं बताना भूल गया, हबीब ने भी ये बात कही थी, समय का होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण बातें छोड़ रहा हूं। उन्होंने ये कहा था कि ये इस्लाम का दुर्भाग्य है, देखिए क्या क्या बातें कही गई, कि ये इस्लाम का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का परिचय उससे हिंदुओं का परिचय तुर्कों ने करवाया, अफगानों ने करवाया, मुगलों ने करवाया, और ये साले सब बर्बर लोग थे। तो तुमने वो उनकी बर्बरता तुमने इस्लाम को थोप दी, तो ये इस्लाम का दुर्भाग्य हो गया। तो इस्लाम का दुर्भाग्य था। इसका मतलब क्या कि यदि भारत में अरब लाए होते इतिहास तो आपको सही इस्लाम मालूम होता, और आप ऐसा नहीं सोचते। ये टेक नेहरू जी ने पकड़ ली। अब मैं कुछ चीजें नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में से 2-4 भाग आपको पढ़कर सुनाऊंगा, और आप लोग जो नौजवान लोग हैं ना, मेरा अनुरोध है कि किताबें पढ़िए और देखिए क्या लिखा है इनमें। इतना डिबेट होती है इतिहास, तो कोई नेहरू जी की ये बातें कोई क्यों कोट नहीं करता। सारा क्या कहना चाहिए, बिस्कुंड तो वही है, सब कुछ तो वहीं से हुआ। देखिए मोहम्मद हबीब को कोई नहीं जानता, पर नेहरू जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे, और दूसरा इसको माना चाहिए एक बड़ा चैरिस्मेटिक पर्सनालिटी थी, और लोग बड़े फिदा थे उन पर। तो उनकी किताब इसलिए ज्यादा बिकती थी, वो नेहरू जी लिखी। नेहरू जी को इतिहासकार तो था नहीं, पर लिखी तो है नेहरू जी, देख लीजिए, इसलिए वो बहुत प्रचलित थी। अच्छा, तो उसके बाद जो इतिहासकार हुए तो वो नेहरू भक्त थे, तो जो उन्होंने लिखा वैसा आपने को लिखना है। फिर आगे आएंगे सबके साथ, मुझे टाइम मिला मैं सब चीजें आपको थोड़ा बताऊंगा। आप नेहरू जी देखे क्या कहते हैं, ये देखो तुम्हें याद रखना चाहिए, वो अपनी बेटी से बात कर रहे हैं,
तुम्हें याद रखना चाहिए यह खींचतान भारतीय आर्य सभ्यता और ऊंचे दर्जे की सभ्यता वाले अरबों के बीच नहीं थी। अरब ऊंचे दर्जे की सभ्यता वाले, तो उसका कहने का मतलब कि जो हिंदू मुस्लिम जंग शुरू हो गया था अरबी हमले से ही, बिन कासिम के समय से, तो इसमें अरब और उसका कुछ बहुत बहुत ऊंची सभ्यता वाले थे। अच्छा, अब आगे देखिएगा। और इस्लाम ने भारत को हिला डाला, ये नेहरू जी लिख रहे हैं। इसने ऐसे समाज में जो पूरी तरह प्रगति को रोकने वाला बनता जा रहा था, जीवन शक्ति और प्रगति की लहर भर दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका क्या, इससे एक सिद्धांत निकला और वो अभी चल रहा कि इस्लाम एक प्रगतिशील धर्म। भाई साहब, मैं आपको हाँ सॉरी विराम देने के लिए, हम तो चाहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, और चूंकि ये 3 दिवस जो हमारा हवन चल रहा है नर्मदा साहित्य मंथन, इसमें आज आखिरी आहुति पे हम बचे हैं, तो हमें पूर्णाहुति भी करना है। हाँ, तो हमें दूसरों की संविधा का भी ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, मैं आपसे सहमत हूँ। तो मैं सिर्फ आपसे क्षमा प्रार्थी, क्योंकि हम तो जितने दर्शक हैं, और मैं चाहता हूं हम आपको घंटों सुनते रहें, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने विद्व पुरुष हमारे सामने मौजूद हैं, और हमारी पीढ़ी के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। स्पेशली मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूं कि जितनी बातें आपने बताई। मैं आपको सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, हम सारे युवाओं और अगली पीढ़ी की तरफ से, कि आपको क्या लगता है कि हमारा भारतीय मूल इतिहास क्या सभी विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में और विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए, और उसकी क्या चुनौतियां, ये आप 5 मिनट में आप ये इसका उत्तर देके समापन करें। ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, करता हूँ कोशिश 5 मिनट में। मेरा अपना मानना तो ये है कि भारतीय इतिहास और खास तौर से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कॉलेजों में हर विषय पढ़ने वालों को पढ़ाई जानी चाहिए। इसका मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हिस्ट्री पढ़ाओ, मेडिकल कॉलेजों में भी हिस्ट्री पढ़ाओ, आईआईटी में भी पढ़ाओ, आईआईएम में भी पढ़ाओ। क्यों? इसका एक बड़ा वो है। देखिए, आज के हिसाब से, हमारे टाइम पे कोई जाति को ज्यादा फर्क नहीं था। आज के हिसाब से जो नौजवान है वो इतिहास किस कक्षा तक पढ़ते हैं? 10वीं कक्षा तक, है ना। उसके बाद तो फिर बाइफरकेशन हो जाता है। तो अब वो पढ़ के इंजीनियर आईआईटी हो जाए, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड पढ़े, पर इतिहास का ज्ञान तो 10वीं कक्षा तक है उनका। इसलिए मैं मेरी भतीजी है सगी, बहुत ही ब्रिलियंट है, पर वो एक दिन बड़े गंभीरता से मुझसे पूछती, क्यों ताऊ जी, क्या ये अशोक का सम्राट वहां तक था, काबुल तक? हाँ था बेटा। और उसका हस्बैंड भी आईआईटी और आईआईएम से पढ़ा हुआ, वो भी कभी कभी ऐसे सवाल पूछता है। तो मुझे लगा कि इसकी कोई गलती नहीं, इन बेचारों ने सिर्फ 10वीं कक्षा तक तो पढ़ा है। वो 10वीं कक्षा कितना इतिहास पढ़ा दोगे आप? इसलिए आपके प्रश्न का जवाब ये है, हर कॉलेज में एमए एमएससी तक सबको इतिहास कंपलसरी होना चाहिए। आपको अपने देश का इतिहास मालूम होना चाहिए। यदि इतिहास अच्छा, और ये इतिहास आपको मालूम होगा तो आजकल की जो जितनी बहसें चल रही है ना, ये कभी बहसें होती ही नहीं। अब मैं आपको अपने भाषण एक बहुत महत्वपूर्ण बात से खत्म करता हूं, और वो तुम्हारे बहुत पहले हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार आरसी मजूमदार कह गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, आपको मुझे छोड़ना पड़ रहा है कि जब देश आजाद हुआ तो फिर कैसे इतिहास लिखा है, क्या क्या उसमें हुए, वो असली चीज तो छूटी गई। खैर दोस्तों, और पर मैं ये इतना बताता हूं कि आरसी मजूमदार ने अब जो इतिहास लिखाएगा उसकी भविष्यवाणी 1962 में कर दी। एक पत्रिका निकलती थी सेमिनार नाम की, पुराने लोग जानते होंगे। रोमेश थापर उसका एडिटर थे, और राज थापर वो उसकी वाइफ थी, वो भी, ये दोनों कम्युनिस्ट थे, पक्के कम्युनिस्ट थे। और राज थापर वो मेल करती थी। उसमें एक डिबेट चली इतिहास की। उस डिबेट में आरसी मजूमदार ने डिफेंस नाम से एक लेख लिखा, उसका वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ।
जब केंद्र सरकार की एक समिति निर्देश देती है कि भारत का इतिहास इस तरह लिखा जाना चाहिए ताकि भावनात्मक एकता लाने में सहूलियत हो, और सबसे बढ़कर सरकार स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास के बारे में कांग्रेस पार्टी का नजरिया स्वीकार कर लेती है, तब यह सचमुच खतरे की घंटी है। इस मानसिकता से इतिहास लेखन के मामले में ये भय होता है कि भविष्य में इतिहास लेखन प्रचार का माध्यम बन जाएगा।